नमस्कार और इस चर्चा में स्वागत है। आज हम क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण खबर पर गहराई से बात करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जुलाई 2024 में जो बड़ा साइबर हमला हुआ था, उसके बाद से ही वजीरेक्स के यूजर्स अपने फंड्स को लेकर काफी चिंता में थे। हाँ, वो वाकई एक बहुत बड़ा झटका था, न सिर्फ वजीरेक्स के लिए बल्कि पूरे क्रिप्टो समुदाय के लिए। हमारे स्रोतों के हिसाब से उस हैक में अनुमानित 230 से 234 मिलियन डॉलर, एक बहुत बड़ी रकम का नुकसान हुआ था। और इसके बाद वजीरेक्स ने एक पुनर्गठन योजना, वो जिसे रीस्ट्रक्चरिंग प्लान कहते हैं, वो पेश की थी, लेकिन उस पर काफी, कहना चाहिए, विवाद खड़ा हो गया था। बिल्कुल। और उसी पृष्ठभूमि में आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र है वजीरेक्स की वो नई संशोधित पुनर्गठन योजना, जिसे तकनीकी भाषा में अमेंडेड स्कीम ऑफ अरेंजमेंट कहा जा रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि इसे मंजूरी मिली है। हमारा मकसद है ये समझना कि भाई इस नई योजना में ऐसा क्या है जो पिछली से अलग है, और इसका उन हजारों यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा जिनके फंड्स फंसे हुए हैं। तो चलिए इस खबर की तह तक चलते हैं। सबसे ताज़ा और बड़ी जानकारी यह है कि वजीरेक्स के क्रेडिटर्स, यानी मतलब मुख्य रूप से वो यूजर्स जिनके फंड्स प्रभावित हुए थे, उन्होंने इस नई संशोधित योजना को भारी बहुमत से स्वीकार कर लिया है। हाँ, और ये अपने आप में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है इस पूरे मामले में। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो लगभग 95.7% 95.7% वोटिंग क्रेडिटर्स ने इस प्लान के पक्ष में वोट दिया है। ये आंकड़ा सिर्फ ऊंचा ही नहीं है, बल्कि ये भी दिखाता है कि यूजर्स के बीच इस नए प्रस्ताव को लेकर पिछली बार की तुलना में कहीं ज्यादा आम सहमति बनी है। पिछली योजना को लेकर जो चिंताएं थीं, जो विरोध था, ऐसा लगता है कि इस संशोधित योजना ने उन्हें काफी हद तक एड्रेस किया है। हाँ, 95.7% वोट, ये तो एक बहुत मजबूत संदेश देता है। तो अब सवाल उठता है कि इस संशोधित योजना में ऐसा क्या खास बदलाव किया गया है, क्या अलग है जिसने यूजर्स का भरोसा जीता? देखिए, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। इस नई योजना का सबसे बड़ा और शायद सबसे निर्णायक बदलाव जो है, वो फंड्स के वितरण डिसबर्समेंट की प्रक्रिया से जुड़ा है। जो पहली योजना पेश की गई थी, उसमें फंड्स बांटने की जिम्मेदारी सिंगापुर में स्थित एक कंपनी थी, ZTI PT लिमिटेड, उसको सौंपी गई थी। अच्छा, हाँ, मुझे याद आ रहा है। इसी बात पर तो काफी सवाल उठे थे, है ना, कि एक विदेशी कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, वो भारतीय यूजर्स के फंड्स का वितरण कैसे करेगी, किन नियमों के तहत करेगी। खासकर भारतीय रेगुलेटरी नजरिए से कई चिंताएं थी उस वक्त। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मुख्य चिंताएं वही थीं, पारदर्शिता की, जवाबदेही की और भारतीय कानूनों के दायरे की। अब इस संशोधित योजना में क्या हुआ है, यह जिम्मेदारी सिंगापुर की जेटा से लेकर भारत में स्थित कंपनी जानमाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि जानमाई इंडिया भारत की वित्तीय खुफिया इकाई यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU, उसके तहत एक रजिस्टर्ड इकाई है। ओके, तो ये है वो बड़ा कैच। सिंगापुर की कंपनी की जगह अब भारत की ही एक FIU रजिस्टर्ड कंपनी वितरण का काम देखेगी। लेकिन ये FIU रजिस्टर्ड होने का व्यावहारिक मतलब क्या होता है? क्या इससे प्रक्रिया ज्यादा सुरक्षित हो जाती है, ज्यादा पारदर्शी? देखिए, FIU इंडिया का जो मुख्य काम है वो है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसी अवैध गतिविधियों को रोकना। इसके लिए FIU के तहत जो रजिस्टर्ड संस्थाएं होती हैं, जिन्हें रिपोर्टिंग एंटिटी कहते हैं, उन्हें कई नियमों का पालन करना पड़ता है। बहुत सख्त नियम होते हैं, जैसे उन्हें बड़े या संदिग्ध लेनदेन की जानकारी FIU को देनी पड़ती है। STR कहते हैं उसे, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। उन्हें अपने ग्राहकों की पहचान KYC के कड़े नियमों का पालन करना होता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। तो ज़ेनमाई इंडिया का FIU रजिस्टर्ड होने का मतलब है कि उस पर ये सारे भारतीय कानून, खासकर जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA है, उसके प्रावधान लागू होते हैं। अच्छा, यानी अब फंड वितरण की पूरी प्रक्रिया सीधे सीधे भारतीय रेगुलेटरी निगरानी के दायरे में आ गई है। सिंगापुर स्थित जेटा के मामले में शायद ये निगरानी उतनी सीधी या प्रभावी नहीं हो पाती, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, सही समझ रहे हैं आप। जब वितरण एक विदेशी इकाई द्वारा किया जाना था, तो भारतीय रेगुलेटर्स के लिए सीधी निगरानी रखना, जानकारी मांगना या मान लीजिए कोई गड़बड़ी होती है तो कार्रवाई करना, वो ज्यादा जटिल हो सकता था। उसमें क्रॉस बॉर्डर कानूनी मुद्दे आ सकते थे।
अब जन्माई इंडिया के माध्यम से वितरण होने पर प्रक्रिया भारतीय धरती पर होगी, भारतीय कानूनों के तहत होगी और एक ऐसी इकाई द्वारा होगी जो पहले से ही भारतीय रेगुलेटरी सिस्टम के प्रति जवाबदेह है। तो इससे पारदर्शिता बढ़ने और अनुपालन सुनिश्चित होने की उम्मीद कहीं ज्यादा है। ये यूजर्स के लिए एक तरह की आप कह सकती हैं अतिरिक्त सुरक्षा परत जैसा है, क्योंकि अब वे एक ऐसी इकाई से डील कर रहे होंगे जो स्थानीय नियमों से बंधी है। ये तो वाकई एक अहम बदलाव है। इसने न सिर्फ प्रक्रिया को बदला है, बल्कि जैसा कि आपने कहा, शायद यूजर्स के मन में विश्वास भी बढ़ाया होगा। वोटिंग के नतीजे तो यही बता रहे हैं। लेकिन आपने एक और शब्द इस्तेमाल किया था, अमेंडेड स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। क्या हम इसे थोड़ा और समझ सकते हैं? ये होता क्या है असल में? क्या ये किसी तरह की दिवालिया प्रक्रिया जैसा है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट एक कानूनी प्रक्रिया है। इसे अक्सर तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई कंपनी वित्तीय संकट में हो या उसे अपने लेनदारों मतलब क्रेडिटर्स के साथ किसी बड़े मुद्दे को सुलझाना हो। जैसे कि इस मामले में हैक के बाद यूजर्स के फंड्स लौटाना। ये दिवालियापन यानी बैंक्रप्सी से अलग है, हालांकि ये भी कोर्ट की निगरानी में ही होता है। मूल रूप से ये कंपनी और उसके क्रेडिटर्स या वजीरेक्स यूजर्स के बीच एक तरह का समझौता होता है कि कैसे देनदारियों या क्लेम्स को निपटाया जाएगा। इस समझौते को प्रभावी होने के लिए क्रेडिटर्स के बहुमत की मंजूरी चाहिए होती है, जो यहाँ मिल गई, और फिर कोर्ट की मंजूरी जरूरी होती है। और इसे अमेंडेड यानी संशोधित इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये पहले पेश की गई योजना में बदलाव करके लाई गई है, खासकर वो वितरण एजेंसी के बदलाव के साथ। समझ गया। तो ये एक लीगल फ्रेमवर्क है जिसके तहत यूजर्स को उनके पैसे वापस मिलेंगे, और अब इस फ्रेमवर्क के एक महत्वपूर्ण हिस्से यानी वितरण को भारतीय रेगुलेशन के तहत लाया गया है। अब बात करते हैं उस 95.7% वोट की। ये यूजर गवर्नेंस के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है? क्या हम ये कह सकते हैं कि क्रिप्टो स्पेस में संकट के समय यूजर्स की आवाज अब ज्यादा मायने रखने लगी है? निश्चित रूप से ये यूजर गवर्नेंस का एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है। क्रिप्टो की दुनिया अक्सर विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करती है। यहाँ एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के मामले में भी यूजर्स ने वोटिंग के जरिए अपनी पसंद जाहिर की है और एक तरह से कंपनी को अपनी योजना बदलने पर प्रभावित किया है, कह सकते हैं। ये दिखाता है कि संकट की घड़ी में यूजर्स को साथ लेकर चलना कितना जरूरी हो गया है। क्या ये भविष्य के लिए एक मिसाल कायम करेगा, ये देखना होगा आगे। लेकिन क्या इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं? जैसे मान लीजिए अगर वोटिंग प्रतिशत कम होता या यूजर्स बटे हुए होते, और क्या हमेशा यूजर्स इस तरह के जटिल वित्तीय प्रस्तावों पर वोट करने के लिए पूरी तरह से सूचित होते हैं? क्या वो समझ पाते हैं सारी बारीकियां? ये बिल्कुल जायज चिंताएं हैं। पहली बात तो यही कि यूजर वोटिंग तभी प्रभावी होती है जब यूजर्स को पूरी और सही जानकारी मिले, और वो जानकारी ऐसी भाषा में हो जिसे समझना आसान हो। जटिल कानूनी और वित्तीय योजनाओं पर वोट करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, ये सच है। दूसरी बात, बहुमत की राय हमेशा अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करे, ये जरूरी नहीं। कोर्ट की भूमिका यहाँ भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कोर्ट को ये देखना होता है कि योजना सभी पक्षों के लिए उचित हो, सिर्फ बहुमत के लिए नहीं। और तीसरी बात, सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की वोटिंग कितनी बाध्यकारी होती है, ये भी एक सवाल है। यहाँ वजीरेक्स ने संशोधित योजना पेश की, वोटिंग कराई, लेकिन क्या वो ऐसा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य थे या ये बस विश्वास बहाली का एक कदम था? ये पहलू भी मायने रखते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बातें हैं। खैर, जो भी हो, यूजर्स की मंजूरी तो मिल गई है, तो क्या अब फंड्स मिलना शुरू हो जाएंगे या अभी कोई और अड़चन बाकी है? देखिए, यूजर्स की मंजूरी मिलना एक बहुत बड़ी बाधा पार करने जैसा है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसा हमने पहले जिक्र किया था, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को कानूनी रूप से लागू होने के लिए कोर्ट की मंजूरी अनिवार्य है, और चूंकि ये पूरी प्रक्रिया संभवतः सिंगापुर के कानूनों के तहत शुरू हुई थी, शायद वजीरेक्स की कॉरपोरेट संरचना या जेडस्टेक के मूल प्रस्ताव के कारण, इसलिए अब सारी नजरें सिंगापुर हाई कोर्ट पर टिकी हैं। अच्छा, तो फाइनल अप्रूवल सिंगापुर हाई कोर्ट से आना है। इस प्रक्रिया में कितना समय लग सकता है? क्या कोर्ट इस योजना को खारिज भी कर सकता है? अदालती प्रक्रियाएं थोड़ी अप्रत्याशित हो सकती हैं। कोर्ट को ये सुनिश्चित करना होगा कि ये जो संशोधित योजना है वो कानूनी तौर पर सही है, सभी पक्षों के लिए निष्पक्ष है, सिर्फ वोट देने वाले यूजर्स ही नहीं बल्कि कंपनी और दूसरे स्टेक होल्डर्स के लिए भी।
और ये भी कि ये व्यावहारिक रूप से लागू करने योग्य है। वो योजना के अलग-अलग पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांग सकते हैं या कोई आपत्तियां हों तो उन्हें सुन सकते हैं। हाँ, सैद्धांतिक रूप से कोर्ट इसे खारिज कर सकता है। हालांकि क्रेडिटर्स के इतने बड़े बहुमत मतलब 95.7% का समर्थन मिलने के बाद इसकी संभावना थोड़ी कम लगती है, बशर्ते योजना में कोई बड़ी कानूनी खामी ना निकले। लेकिन हमारे स्रोतों में एक संभावित टाइमलाइन का जिक्र भी है। कहा जा रहा है कि अगर सिंगापुर हाईकोर्ट इसे हरी झंडी दे देता है तो मंजूरी मिलने के 10 कारोबारी दिनों के भीतर पहला वितरण शुरू हो सकता है। ये तो काफी उम्मीद जगाने वाली बात लगती है। बिल्कुल, ये उन हजारों यूजर्स के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी राहत की किरण है जो महीनों से अपने फंड्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 10 कारोबारी दिन की समय सीमा सुनने में काफी तेज लगती है। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि वितरण की तैयारियां पर्दे के पीछे शायद पहले से ही चल रही हैं और मंजूरी मिलते ही प्रक्रिया शुरू करने की पूरी योजना है। ये दिखाता है कि शायद वजीरेक्स और ज़नमई इंडिया तेजी से कार्रवाई करके यूजर्स का विश्वास फिर से जीतना चाहते हैं। लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा, ये पूरी तरह से कोर्ट की मंजूरी पर ही निर्भर करता है। वो अगर और मगर अभी भी बने हुए हैं। सही कहा। उम्मीद है कि कोर्ट की प्रक्रिया जल्द पूरी हो। अब अगर हम इस पूरे मामले को थोड़ा और बड़े दायरे में देखें, ये जो हुआ कि वितरण का जिम्मा सिंगापुर से हटाकर भारत में FIU रजिस्टर्ड इकाई को दिया गया, क्या ये क्रिप्टो रेगुलेशन के भविष्य की तरफ को इशारा करता है? क्या हम राष्ट्रीय रेगुलेशन और जिसे लोकलाइजेशन कहते हैं, मतलब स्थानीयकरण, उसकी ओर बढ़ता हुआ ट्रेंड देख रहे हैं? वो रेगुलेटरी सख्ती को जन्म देते हैं। जब आम लोगों का पैसा डूबता है तो सरकारें और रेगुलेटरी संस्थाएं ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। ये स्वाभाविक है। वजीरेक्स मामले में जो हुआ है, यानी यूजर फंड्स के वितरण जैसी संवेदनशील प्रक्रिया को एक विदेशी, शायद कम पारदर्शी इकाई से हटाकर एक स्थानीय, रेगुलेटेड और जवाबदेह इकाई जैसे ज़नमई इंडिया FIU के तहत को सौंपना, ये निश्चित रूप से लोकलाइजेशन की प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भले ही क्रिप्टो करेंसी स्वभाव से वैश्विक और सीमाहीन मानी जाती हो, लेकिन जब बात यूजर सुरक्षा और फंड्स वापसी की आती है तो स्थानीय कानून और स्थानीय निगरानी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्या ऐसा है? ऐसा लगता तो है, खासकर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों के मामले में जो काफी हद तक पारंपरिक वित्तीय संस्थानों की तरह काम करते हैं। रेगुलेटर्स चाहेंगे कि उनके नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए स्थानीय नियम लागू हों। फंड्स कहाँ रखे जाते हैं, उनका ऑडिट कैसे होता है, विवादों का निपटारा किस कानून के तहत होगा और वितरण जैसी प्रक्रियाएं कौन संभालेगा, इन सब पर स्थानीय नियंत्रण की मांग बढ़ सकती है। और बड़े सुरक्षा उल्लंघनों के बाद तो ये मांग और तेज हो जाती है। वैश्विक क्रिप्टो कंपनियों को शायद भविष्य में महत्वपूर्ण ऑपरेशंस के लिए स्थानीय स्तर पर रजिस्टर्ड होना पड़े या स्थानीय पार्टनर्स के साथ काम करना पड़े, खासकर उन देशों में जहां उनका बड़ा यूजर बेस है। ये वाकई क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव हो सकता है अगर ये ट्रेंड जोर पकड़ता है। इससे अनुपालन लागत मतलब कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ सकती है, लेकिन शायद यूजर सुरक्षा भी मजबूत होगी। हाँ बिल्कुल, ये एक संतुलन बनाने वाली बात होगी। कंपनियों के लिए वैश्विक संचालन की जटिलता बढ़ेगी, लेकिन यूजर्स और रेगुलेटर्स के लिए शायद ज्यादा सुरक्षा और आश्वासन मिलेगा। वजीरेक्स का ये मामला और जिस तरह से इसका समाधान निकाला जा रहा है, वो निश्चित रूप से दुनिया भर के रेगुलेटर्स और अन्य क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स द्वारा बहुत गौर से देखा जाएगा। तो संक्षिप्त में कहें तो वजीरेक्स यूजर्स ने संशोधित योजना को भारी बहुमत से पास कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि फंड वितरण की जिम्मेदारी अब भारत में स्थित FIU रजिस्टर्ड ज़नमई इंडिया संभालेगी। ये कदम पारदर्शिता और भारतीय रेगुलेटरी निगरानी बढ़ाने वाला माना जा रहा है। बिल्कुल। और अब अगला अहम पड़ाव है सिंगापुर हाईकोर्ट की मंजूरी, जिसके बाद ही फंड्स वितरण का रास्ता साफ होगा। स्रोतों के अनुसार मंजूरी मिलने पर 10 कारोबारी दिनों में पहला वितरण शुरू होने की उम्मीद है, जो प्रभावित यूजर्स के लिए यकीनन एक बड़ी राहत होगी। संकट के समय पारदर्शिता की अहमियत और रेगुलेशन के लोकलाइजेशन जैसे बड़े मुद्दे उभर कर सामने आए हैं। सही कहा। और ये हमें एक दिलचस्प विरोधाभास पर सोचने को मजबूर करता है। एक तरफ तो क्रिप्टो करेंसी की वैश्विक सीमाहीन प्रकृति है और दूसरी तरफ जब संकट आता है तो समाधान के लिए राष्ट्रीय सीमाओं और स्थानीय रेगुलेशन जैसे FIU का सहारा लेना पड़ रहा है। ये वाकई एक विचारोत्तेजक बिंदु है। भविष्य के लिए सवाल ये उठता है कि क्या क्रिप्टो इंडस्ट्री अपनी शुरुआत से ही स्थानीय अनुपालन और रेगुलेटरी तालमेल को ज्यादा प्राथमिकता देगी ताकि ऐसे संकटों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके, या फिर क्या हम आगे भी ऐसे बड़े सुरक्षा उल्लंघनों के बाद ही मतलब रिएक्टिव तौर पर लोकलाइजेशन और रेगुलेटरी सख्ती की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे? इस पर